वेलकम टू माय स्टडी चैनल एसबी ज्ञान मंदिर। साथियों, मैं विपिन कुमार। मैं आज संस्कृत में काम करने जा रहा हूँ। संस्कृत का क्वेश्चन कुछ लाया हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। संस्कृत में ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो कि 50 मार्क्स पूछा जाता है। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य एवं ग्रंथ जो है कौन है? तो बोलेंगे ऑप्शन बी काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो बोलेंगे पटन। पटना शब्द जो बना है पटन से, ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो बोलेंगे ऑप्शन ये हो गया डी ऑप्शन, सिख धर्म का हो गया। बोलेंगे ये पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र अवस्थित है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो बोलेंगे राजेंद्र सेतु है कि गांधी सेतु? तो बोलेंगे आंसर गांधी सेतु, सी ऑप्शन हो जाएगा गांधी सेतु। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो बोलेंगे 2500 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र किस प्रांत राज्य की राजधानी थी? बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन ए हो गया। कुटनीमत्तम काव्य के कवि कौन है? तो जवाब देंगे दामोदर गुप्त, बी ऑप्शन। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ? तो जवाब देंगे पटना शहर का वर्णन हुआ, सी ऑप्शन। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो जवाब देंगे 1000 वर्ष तक, बी ऑप्शन। यूनान का राजदूत कौन था? तो जवाब देंगे मेगास्थनीज, सी ऑप्शन। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत संहिता, सी ऑप्शन हो गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्रम बोलेंगे। गुरु नानक का जन्मस्थल है पाटलिपुत्र। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो बुद्ध के समय में पटना का नाम था पाटलिग्राम, बी ऑप्शन। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो बोलेंगे राजशेखर, ऑप्शन ए हो जाएगा। काव्य मीमांसा के रचनाकार है राजशेखर। पाटल पुष्पों की पुतलिका का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र नाम है, सी ऑप्शन। पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? तो गुप्त वंश काल से, ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त काल वंश, गुप्त वंश काल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो जवाब होगा मध्यकाल में, सी ऑप्शन। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज पटना आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु हो जाएगा, ये शरद ऋतु होगा, डी ऑप्शन।
कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी है, तो जवाब देंगे पटन देवी, सी ऑप्शन हो जाएगा। पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। अब आ गया हूँ अलस कथा। अलस कथा पाठ 2 में आ गया हूँ। क्वेश्चन है 1 नंबर में, अलस कथा अलसशाला, अलसशाला में आग किसने लगाई? तो इसका जवाब देंगे ऑप्शन बी, अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी। क्वेश्चन है अगला, अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब सो रहे थे तब, ऑप्शन सी हो गया। जब सो रहे थे तब अलसशाला में आग लगाई गई थी। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? तो विद्यापति है। मैथिली भाषा का कवि है विद्यापति। अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो बोलेंगे पहला आलसी का, ऑप्शन ए। पति रेव गति डैश आल बला नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो जवाब देंगे स्त्री नाम होगा, सी ऑप्शन। कोअपि तथा धार्मिको नस्ति डैश कटैवास्मान प्राविर्नोति किसने कहा? इसका जवाब होगा तीसरा आलसी ने, सी ऑप्शन। अलस कथा के रचयिता कौन है? तो इसका जवाब देंगे विद्यापति है। अलस कथा का रचयिता है विद्यापति। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, जिसको बोलते हैं दुश्मन। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो जवाब देंगे 4 थी, 4 आलस्यों थी। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर था दानशील था, वीरेश्वर दानशील था। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बोलेंगे धूर्त भोजन ग्रहण करते थे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो बोलेंगे आलसी लोग। क्वेश्चन है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो इसका जवाब देंगे धूर्त लोग। धूर्त लोग पलायन हो गए मतलब भाग गए। चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया? तो ये केस पकड़कर चारों लोग को बाहर किया गया। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? तो जवाब देंगे आलसी, ये आलसी कुछ नहीं करता है। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो था मंत्री, मिथिला का मंत्री था, बी ऑप्शन। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? ये 4 लोग जो है नहीं भागे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक होता है माता। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो ये जवाब होगा वीरेश्वर, डी ऑप्शन। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो ये मानव गुण का वर्णन किया गया है। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो बोलेंगे व्यंग्यात्मक कथा है। तो ये पाठ 2 खत्म हो गया। पाठ 3 संस्कृत साहित्य लेखिका। अब पाठ तीसरा पाठ में आ गया हूँ। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो इसका जवाब होगा दंडी ने बोला है, डी ऑप्शन। विजयांका का समय क्या है? तो जवाब देंगे 8वीं सदी।
दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो शीला भट्टारिका, रामभद्राम्बा, देव कुमारिका, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी होगा, सभी होगा। शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? तो इसका जवाब देंगे शास्त्रार्थे कुशला, ये होगा बी ऑप्शन। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुषों एवं नारियों दोनों से। पुरुष एवं नारी मतलब ए और बी दोनों, सी ऑप्शन होगा। पुरुष एवं नारियों दोनों से। मैत्रेयी कौन थी? तो जवाब देंगे ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, डी ऑप्शन। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? ये गार्गी थी। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ये 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 5। क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? तो बोलेंगे पंडिता क्षमा राव, ऑप्शन डी। गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं सदी है। गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं सदी। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो बोलेंगे 5। ये चतुर्विंशति। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो बोलेंगे मैत्रेयी, ऑप्शन ए। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो जवाब होगा सुलभा। याज्ञवल्क्य ने आत्ममतु की शिक्षा किसको दी थी? ये मैत्रेयी को। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलाम्बा। संस्कृत साहित्य लेखिका का पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो ये स्त्री का। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में। पाठ 4 आ गया भारतीय संस्कार। तो संस्कार के बारे में, भारत के संस्कार के बारे में पाठ 4 में काम करता हूँ। क्वेश्चन है शैशव या शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो जवाब देंगे 6, ऑप्शन ए। भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? तो 16, ऑप्शन ए। सप्तपदी की क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? विवाह। वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार होगा। तो ये क्वेश्चन है पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले होता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कार्य है? तो केशांत संस्कार का, सी ऑप्शन। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? गोदान है, ऑप्शन डी। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में पानी ग्रहण। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो त्रयः 13 होता है। संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? तो 5 भाग में। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के साथ ही। क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी बोलते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान नहीं आता है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समापवर्तनम, ऑप्शन बी।
कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में कन्यादान होता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन ए। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? 1 होते हैं। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो 5 होते हैं शिक्षा संबंधी। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1 होते हैं। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव अवस्था, शैशव के अंतर्गत आता है। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा। भारतीयों में संस्कार के से किसका निर्माण होता है? ये व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कौन शब्द सीमित व्यंग रूप में व्यवहार होता है? ये संस्कार। तो ये गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व हो जाएगा। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा विवाह। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा। ये वेद की पढ़ाई करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो अंत्येष्टि। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कारों से। तो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक्स।